गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन फ्रीबीज। तो ये टॉपिक आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है पेटिशनर्स और रिस्पोंडेंट से सजेशन मांगा है कि कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रीबीज बांटने से रोक सकते हैं। तो क्या इसके लिए हमें एक पैनल या एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है? तो जो है उसको वो कमेटी जो है वो बताएगी कि कैसे जो है हमें ये फ्रीबीज़ को कल्चर को हम इंडिया में रोक सकते हैं। तो आपको पता है कि श्रीलंका का जो क्राइसिस हुआ है वो इन्हीं फ्रीबीज़ की वजह से हुआ है मोस्टली। एंड यही सुप्रीम कोर्ट चाहता है, रादर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि वो भी इसको अपोज करते हैं फ्रीबीज़ के प्रोमिस को। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा ही सिचुएशन इंडिया में कभी आए, तो उसके लिए फ्रीबी के प्रॉमिस को जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो एक बॉडी बनाई जा रही है और कोर्ट ने भी बोला है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए ताकि जो है इशू ऑफ फ्रीबीज़ को एड्रेस करे और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो रिपोर्ट सबमिट करे। तो अभी इसका बैकग्राउंड ये है कि पीएम मोदी जो है इसके बारे में बोलते आ रहे हैं कुछ दिनों से कि फ्री गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं, सब्सिडीज़ का जो कल्चर आ रहा है पावर सेक्टर में, ये बिजली फ्री, आपके बिल फ्री, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन जीतने के लिए, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का जो है स्टेट गवर्नमेंट्स ने पावर यूटिलिटीज़ का बिल जो है अभी तक क्लियर नहीं किया है। और ये सब्सिडी बर्डन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो अब आपको पता है फ्रीबीज़ होते क्या हैं। आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉमिस मिलता है, पानी फ्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, यूटिलिटी बिल जो आपके पावर सेक्टर के आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अगर आपने पे नहीं किए हैं तो उसको वेव ऑफ कर देते हैं, फार्म लोन को जो है वेवर दे देते हैं। तो इन सब को जो है आप इलेक्शन के फ्रीबीज कह सकते हो। इसमें यही होता है कि आपके इलेक्शन जो है आपके इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ये फ्रीबीज को प्रॉमिस कर देती हैं और एक तरह से ये कंज्यूमरिज्म जो है वोटर्स में ले आते हैं। इससे होता क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? एक तो क्रेडिट कल्चर जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब लोगों को लगता है कि इलेक्शन आएंगे, हमारे बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे, हमें पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्रॉस सब्सिडाइजेशन में भी प्राइसेस डिस्टॉर्ट होते हैं। क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है कि जैसे आपको एक दिल्ली का एग्जांपल देते हैं, तो दिल्ली में 11 लाख जो लोग हैं वो उनका बिजली का बिल ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू बाकी बाकी जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं। क्यों उनका बिल ज़्यादा आता है? क्योंकि उनके थ्रू गवर्नमेंट क्रॉस सब्सिडाइज करती है, दिल्ली गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है इसका कि 11 लाख कंज्यूमर्स हैं जिनको 5 रुपये यूनिट बिजली की बजाय उनको 8 रुपये यूनिट देना पड़ता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा 3 रुपये यूनिट जो दे रहे हैं वो उन लोगों के बिल से कटेगा जिनको सस्ती बिजली दी जा रही है या फ्री बिजली दी जा रही है। इसको हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। कुछ कंज्यूमर्स को आप ज़्यादा रेट दो, ज़्यादा रेट उनसे लो, और बाकी जिनको आप फ्री देनी है, जिनको अपने कम रेट पर देनी है, उनसे आप कम रेट लो जो है फ्रीबीज़ के लिए। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन के भी प्राइसेस डिस्टॉर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीबीज़ देने शुरू कर दोगे, आप सारे मोस्ट ऑफ द जो है पॉपुलेशन को आप फ्री बिजली देनी शुरू करोगे, तो जो है जो वो 11 लाख जैसे जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर डिसप्रोपोर्शनेट भार आ जाएगा। उनके तो 8 रुपये क्या 10 रुपये 11 रुपये यूनिट बिजली देनी पड़ेगी। और करंट वेज रेट भी इससे डिसइंसेंटिवाइज होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो जो है वो भी कम हो जाती। क्यों होती है? क्योंकि अगर अभी आप एक इंसान को सोचो, एक सिटीज़न को सोचो कि वो जब काम करता है तो उसने अपना बजट बनाया होता है, ठीक है। जब उसका बिजली का बिल ही माफ़ हो गया तो उसका जो है उसकी जो उसका वेज रेट है वो डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है। मतलब कैसे होगा? उसका बजट समझ लो किसी का 10,000 रुपये का सैलरी है, और अगर उसकी जो पहले वो उसमें से 500 रुपये या 1,000 रुपये बिजली का बिल देता था, अगर वो माफ़ हो गया उसका, तो जो उसकी वेज रेट है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके 500 हज़ार रुपये जो 500 या 1,000 रुपये उसको पहले देने के लिए उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, वो उसे नहीं करना पड़ेगा। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी रुकेगा, ठीक है। डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो आप लेबर फोर्स को पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि आप उसके खर्चे आप गवर्नमेंट उसके बिहाफ पर पे कर रही है। मैं तो आपको सिर्फ अभी बिजली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्री वाटर, पेंडिंग उसके बिल, फार्म लोन का वेवर
डिलीवर कर दोगे तो उनका खर्चा कम हो जाएगा, उनके पास कोई मोटिव नहीं रहेगा लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने का। अब ये इसका गवर्नमेंट के जो है एक्सपेंडिचर पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। 0.1 से लेकर 2.7% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आरबीआई की जो स्टेट फाइनेंसिस की रिपोर्ट है अभी रिसेंटली आई है, तो उसमें बताया गया है कि वेस्ट बंगाल, केरला, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो हैं उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट ना होते तो अभी तक वो श्रीलंका के हिसाब से जा चुके होते। इसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो है वो स्टेट है पंजाब, जिसकी जीएसडीपी, डेट टू जीएसडीपी, मतलब जैसे जीडीपी होता है आपका नेशनल लेवल पर, ऐसे स्टेट लेवल पर जीएसडीपी होता है। तो मतलब स्टेट की गवर्नमेंट इनकम तो छोड़ो, जीएसडीपी के साथ अगर आप डेट की रेशियो देखोगे तो वो 45% पहुंचने वाली है 2026-27 में। मतलब आने वाले टाइम में पंजाब जो है वो अपना डेट नहीं चुका पाएगा, तो वर्स्ट हिट स्टेट जो है वो इंडिया में पंजाब होने वाला है। 5 ऑफ द मोस्ट इंडेप्टेड स्टेट्स इंडिया में पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरला और वेस्ट बंगाल है। और इनका जो डेट है वो इनकी जीएसडीपी की ग्रोथ से आउटपेस कर रहा है, मतलब इनका डेट ज़्यादा बढ़ रहा है, इनकी जो इनकी जीएसडीपी की ग्रोथ, जिसको आप जीडीपी भी कह सकते हो स्टेट्स के कंसेक्ट में, जो इनके स्टेट की जीडीपी की ग्रोथ है वो कम हो रही है और जो डेट है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इनको दीमक की तरह वो जो है खा जाएगा। ठीक है, सो ये आपके आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंसर्न आ गया है कि इंडिया को मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा है कि कैसे हम जो है इस 11 मेंबर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडिया को क्यों इसमें इन्वाइट नहीं किया गया? क्योंकि इंडिया कोई एक्सपर्टीज़ नहीं लेके आ रहा है इस मेंबरशिप में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास तो रिजर्व्स हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, और जापान के पास टेक्नोलॉजी है उसको प्रोसेस करने के लिए, इसलिए उनको मेंबर बनाया गया है। इंडिया के पास इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो इसलिए इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है। तो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है क्या? तो ये यूएस लेड एक पार्टनरशिप है जिससे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करने का जो है ये इनिशिएटिव है, ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सके। कोई ग्लोबल डेफिनेशन तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती क्रिटिकल मिनरल्स की, लेकिन कहा जाता है कि जो मिनरल डिपॉजिट जिनके हाई इकोनॉमिक वैल्यू है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क जिनका ज़्यादा है उनको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका लिथियम है जो आपकी ईवी की बैटरीज बनाने के लिए काम आता है, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो है आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अभी रिसेंटली टोरंटो कनाडा में वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइनिंग इवेंट हुई थी, वहाँ पर इस सिक्योरिटी पार्टनरशिप को अनाउंस किया गया है। अब इसके अंदर पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूएस और यूरोपियन कमीशन। ठीक है, अब इसका मोटिव क्या है कि आप जो है फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए कंट्रीज़ की इकोनॉमी का, आप जो है क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे प्रोड्यूस करोगे, प्रोसेस करोगे और रिसाइकल करोगे, उसके लिए आप आपस में कोऑपरेट करो। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में कैसे आ सकती है उसको कैटलाइज करो। ठीक है, अब इंडिया का रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, कैसे इंडिया में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से नहीं हैं, ये भी देख लेते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगभग 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं इंडिया में भी ऑलरेडी, लैंथेनम, सीरियम, नियोडाइमियम, प्रेसोडियम और सैमेरियम। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया में नहीं मिलते हैं, जैसे डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरोपियम। ठीक है, इसलिए हमारी जो कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं, उनकी चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंस है, क्योंकि लगभग 70% ग्लोबल प्रोडक्शन जो है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो चाइना के ऊपर ही लोगों की जो है कंट्रीज़ की डिपेंडेंस है। लेकिन अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम की एक स्टेट ओन्ड कंपनी को फ्लोट किया, जिसने सबसे पहले अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ एग्रीमेंट साइन किया ताकि लिथियम को जो है वो जॉइंटली जो है एक्सप्लोर किया जा सके वहाँ पर। इस कंपनी का ही मोटिव ये है कि स्ट्रेटेजिक मिनरल एसेट्स जो हैं लिथियम और कोबाल्ट जैसे, उनको एक्वायर करना बाहर की कंट्रीज़ में, उसके लिए इस कंपनी को बनाया गया है। ठीक है, तो इंडिया का भी ऑफकोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये इंटरेस्ट है कि उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते रहे, उसी के लिए ये कंपनी को भी बनाया गया है, उसी के लिए ही इंडिया भी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर बनना चाहता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये आपके यूनियन
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो 110 प्रोजेक्ट्स है जो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 2024 तक इम्प्लीमेंट कर देगा। अब ये कौन कौन से डोमेन में प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे जो है आपके डोमेन्स इनमें इन प्रोजेक्ट्स को ये नेसेक जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा इन प्रोजेक्ट्स को। तो अभी तक की क्या अचीवमेंट्स रही है नेसेक की, ये भी देख लेते हैं। तो अभी तक जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल डेटा रिपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है नेसेक। सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनकी डेवलपमेंट कर रहा है। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान्स, रिवर एटलस बना रहा है रिमोट सेंसिंग बेस्ड। फिर जियो स्पेशल डेटा का यूज़ करते हुए फॉरेस्ट राइट्स जो हैं उस एरिया में, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, उनको रिकग्नाइज करने का काम कर रहा है। फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है असम में वो बना रहा है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है उन प्रोफेशनल्स की जो बिम्स्टेक रीजन में रहते हैं। फिर सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग जो है वो कर रहा है ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि MHA ने उनको ये सजेशन दिया है। तो अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है क्या? तो इसको साल 2000 में बनाया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसको बनाया, और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि इस रीजन को स्पेस टेक्नोलॉजी इनपुट्स प्रोवाइड करता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इन एजुकेशन, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के खासकर उनको जो है वो एग्जीक्यूट करने का काम नेसेक करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फास्ट रोटेशन ऑफ अर्थ। ये टॉपिक भी आपका साइंस एंड टेक से के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हुआ क्या है कि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो थोड़ी तेज़ हो गई है। ठीक है, थोड़ी तेज़ का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ हो गई है, बस एक फ्रैक्शन मिली सेकेंड्स में ही जो है वो थोड़ी तेज़ हुई है। तो मतलब अगर हम मिली सेकेंड्स के एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से देखें तो कुछ जो है आपके जो दिन है हमारा, जैसे 29 जून को जो हमारा डे था उसमें 1.59 मिली सेकेंड्स पहले वो दिन हो गया एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 1960 से लेकर आज तक का ये शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्डेड है। और क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ जो है वो तेज़ जो है वो स्पिन करने लग गई है? नो, ऐसा नहीं है कि अर्थ हमारी स्पिन तेज़ कर रही है। रादर अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखें तो हमारी अर्थ जो है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, स्पिनिंग उसकी स्लो होती जा रही है। लेकिन ये एक ओकेजनल, कुछ ऐसे ओकेजनल आपके टाइमिंग आ रहे हैं जिसमें कि अर्थ थोड़ा रोटेट फास्ट कर रही है। हर सेंचुरी में लगभग फ्यू मिली सेकेंड्स जो है वो डिले होता रहता है अर्थ को अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में। तो अगर हम इसी हिसाब से देखें तो 1.4 बिलियन ईयर्स अगो जो है अर्थ में एक दिन जो है वो 19 घंटे का होता था एज कम्पेयर टू 24 घंटे। ठीक है, तो अर्थ की जो स्लो स्पिन है ये बहुत सारे रीजंस की वजह से जो है होती है। अर्थ जो है स्लो क्यों होती जा रही है स्पिन में? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून काम कर रही है, उससे टाइडल फ्रिक्शन होती है और अर्थ की रोटेशन स्लो डाउन होती है। लेकिन अब फिर ये फास्ट क्यों हो रही है? आपको ये फास्ट देखने को क्यों मिल रहा है कुछ ओकेजन पर? क्योंकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस सरफेस वेरिएशंस की वजह से हो रहा है। आइस मेल्ट हो रही है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में, उससे ओशन सर्कुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं। इनर मोल्टन कोर में चेंजेस आ रहे हैं, सिस्मिक एक्टिविटी, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक गैसेस की शिफ्टिंग, इन सब रीजंस की वजह से जो है अर्थ की एक्टिविटीज़ में जो है अर्थ की स्पिनिंग में चेंज देखने को मिल रहा है। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे अर्थ का जो मास है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ पुश होता है, तो उससे जो प्लैनेट की रोटेशन है वो तेज़ हो जाती है। और अगर आउटवर्ड पुश होता है अर्थ का मास तो उससे प्लैनेट की जो रोटेशन होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, मतलब अंदर को पुश हो रहा है, अगर सेंटर की तरफ को पुश होता है मास तो तेज प्लैनेट हमारी अर्थ घूमेगी। अगर वो मास बाहर की तरफ को पुश होता है तो उससे हमारे प्लैनेट धीरे घूमेगा। ठीक है, तो शैंडलर वॉबल भी कहा जा रहा है कि ये शैंडलर वॉबल की वजह से भी हो रहा है, जिसमें होता क्या है कि जो ज्योग्राफिकल पोल्स होते हैं अर्थ के, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें थोड़ी डेविएशन होती है, तो उससे भी जो है अर्थ की रोटेशन को इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इवन विंड ब्लोज या करंट जो होते हैं ओशन में, उसकी भी अगर उसमें भी कोई चेंजेस आए उससे भी अर्थ की स्पिनिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जो मेंशन किए गए हैं, उसकी वजह से जो है अर्थ की रोटेशन में फ़र्क हो रहा है। तो अगर ऐसा होता रहा, अगर अर्थ स्पिन फास्ट करती रही ऑन द सस्टेन्ड बेसिस, जो अभी तक हम सोच रहे हैं कि अर्थ तो स्लो होती जा रही है, बट अगर अर्थ फास्ट हो गई तो उससे होगा क्या? तो अभी 1970 से अगर हम देखें तो हम 27 लीप सेकेंड्स अपनी अर्थ में के टाइमिंग में जोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी अर्थ टाइम टू टाइम जो है वो आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बोला कि स्लो होती जा रही है। लेकिन अगर उल्टा हुआ, अगर वो फास्ट हुई, तो हमको पहली बार नेगेटिव लीप सेकेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपनी क्लॉक में से कुछ सेकेंड्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है उससे आपके साइंटिस्ट को जो है वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब भी हम ये लीप सेकंड जोड़ते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह में जो है वो ग्लिच आ जाता है, और अगर आपको माइनस करना पड़ेगा तो उसके लिए तो अभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर्स पर पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है युआन वैंग 5। तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जो है साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट, रादर सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है चाइना की स्पाई शिप को मॉनिटर कर रहा है, जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे आने वाली है। आपको पता है श्रीलंका में जो है एक तरह से सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो वो चाइना को मना नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से कि वो अब ये जो चाइनीज स्पाई शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पे मत भेजो, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट को जो है वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो इंडिया ने जबकि प्रोटेस्ट भी किया है कि ये शिप नहीं आनी चाहिए, तो इसका नाम है युआन वैंग 5। तो ये एक चाइना की रिसर्च और सर्वे वेसल है। जनरली ये सैटेलाइट, रॉकेट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक करने के लिए चाइना यूज़ करता है, और ये इसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी है कि ये पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस में शिप्स को ट्रैक कर सकती है, और चाइना के पास लगभग ऐसी 7 ट्रैकिंग शिप्स टोटल हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Supreme Court panel on freebies. So recently Supreme Court has sought suggestions from petitioners and respondents against the plea which have been filed in the Supreme Court to issue directions against freebies which are being used by political parties in India. So even the Supreme Court has said that there is a need to form a committee so that we can examine and make recommendations how this freebie culture can be dissuaded in India. So you know that multiple PILs have been filed in the Supreme Court that state governments rather are indulging into promise of freebies to win elections, and it is harming the state's budgets, and in the long term it is not sustainable, and it may lead to a Sri Lanka like economic crisis situation. Even the central government has accepted in the Supreme Court that they are opposed to this practice of promising freebies to voters, and that's why the Supreme Court has said that a body should be made or commissioned which would examine the ways to resolve this issue of freebies. So you know that PM Modi has been repeatedly expressing his concern over giving free government schemes to the public on behalf of states. So he has targeted the culture of subsidies, especially in the power sector, because the state governments are having dues worth 2.5 lakh crore rupees to the power utility companies. So rising subsidy burden has also stretched the state government finances also, which is already dwindling since the COVID-19 pandemic. So what are these election freebies? So the promise of free electricity, free water, free public transport, waiver of old public utility bills, and even farm loan waivers are often regarded as freebies, because political parties promise that if you elect us, then we will make your electricity bill free, and etc. So these waivers undermine credit culture in India. Why? Because people start expecting that we do not need to pay the electricity bill, because elections are coming, and the upcoming political party who is going to come into power will forego our electricity bills, and we do so. That's why we do not need to pay our bills. Or even for farm loan waivers, farmers take loans and they do not pay back, assuming that the ruling party in power will waive their loans. So it also disincentivizes the current wage rate, because the people have less expenditure. Otherwise they were paying for electricity bill, water bill, public transport, etc. But once you make all these things free, they do not have any incentive to join the labor force. Okay, so it means a drop in labor force participation also. And this expenditure on freebies ranges from 0.1 to 2.7% of GSDP, and it is becoming very expensive for the state governments now. So even the report of RBI
RBI on state finances is very interesting. So it has said that the fiscal health of states like West Bengal, Kerala, Punjab, Rajasthan, and Andhra Pradesh is very critical, and if they were not part of the Indian Union, they would have gone bust by now, like the Sri Lankan government. And the worst performing states among all these five states is Punjab, which is the worst hit because its debt to GSDP ratio is projected to exceed 45% in 2026-2027. And these five states, Punjab, Rajasthan, Bihar, Kerala, and West Bengal, their debt growth is more than the economic growth that these states are witnessing, which means that in the long term these states are anyway going to be bust, and they would come they would remain at the mercy of the Union government. Okay, so the next topic is mineral security partnership. So this topic is important for international relations. So there is a growing concern in government of India because India has not been made a member in the mineral security partnership. So that's why finance ministry has written to the Ministry of External Affairs to explore the possibility of how India can join this 11 member group. So why India has not been made a member? Because India does not bring any expertise to the table. Countries who are part of this group like Australia and Canada, they have the reserves of these critical minerals, and countries like Japan, they have the technology to process these minerals. So India does not have any of these two. That's why it has not been made a member. So what is this mineral security partnership? It's a US-led partnership which aims to secure supply chains of critical minerals, and it aims to reduce dependency on China. There is of course no global definition as of yet on critical minerals, but essentially they are those mineral deposits which have high economic value and they have high global supply chain risk. So at a recent largest mining event of the world, which was held in Toronto, that is in Canada, this partnership was announced with countries like Canada, Australia, Finland, Germany, France, Japan, South Korea, Sweden, UK, US, and European Commission. The aim of this mineral security partnership is to produce, process, and recycle these critical minerals and support the ability of these countries to realize their full economic potential. And it also aims to catalyze investment from both governments and private sector for strategic opportunities across the entire value chain of these critical minerals. So what is the status of rare earth elements in India? So currently almost 17 such elements have been identified. Both of them they have been classified into light rare earth elements and heavy rare earth elements. Some rare earth elements are available in India like lanthanum, cerium, neodymium, praseodymium, and samarium. And certain minerals are not available in India like dysprosium, terbium, and europium. So India and rather other countries also, they are dependent on countries like China, which controls 70% of the global production of such minerals. So that's why India is also looking to diversify its source of rare earth elements. That's why it has floated a new company, Khanij Bidesh India Limited, in August 2019, which has signed an agreement with an Argentinian firm to jointly prospect lithium. Okay, so the objective of or the mandate of this Khanij Bidesh India Limited is to acquire strategic mineral assets like lithium and cobalt from abroad. So the next topic is Northeastern Space Application Center. So Union Minister of State for Science and Technology has said that Northeastern Space Application Center, NASAC, will execute 110 projects in the northeastern states by 2024, and these projects would be in the domain of agriculture, water resources, forest and ecology, planning and development, UAV, remote sensing, and even disaster management support. So NASAC has already developed and achieved several milestones for the northeastern region, including the implementation of Northeastern Spatial Data Repository, identification of potential areas for sericulture and horticulture development, remote sensing based forest working plans and river atlas, geospatial data for the survey of forest rights and recording of it, flood early warning system for Assam,
training and capacity building of professionals from BIMSTEC region, and even satellite imaging, so that border disputes between northeastern states can be settled as per, because the same has been suggested by Ministry of Home Affairs. So what is this Northeastern Space Application Center? So of course it was established in the year 2000, and it was established by the Department of Space in jointly with the Northeastern Council to provide space technology inputs. Okay, so NASAC is engaged in execution of remote sensing application projects, satellite communication based applications in education, health and disaster management, support, etc. So these projects are being implemented in the northeastern region. So the next topic is fast rotation of Earth. So this topic is also important for your science and tech section. So recently, a special event has been witnessed that on 29th of June, the Earth completed its one full spin in less than, by 1.59 milliseconds less than its routine of 24 hours. So what it means that we have recorded the shortest day since the 1960s. So does it mean that Earth is spinning fast now? No, not actually, because if we look at the longer period of time, our planet is actually spinning slower by the passing time. But this is a temporary phenomena. Earth has completed its rotation faster in recent years because of certain reasons that we are going to discuss later. So every century generally, Earth takes a few milliseconds longer to complete one rotation, and if we see the trend, 1.4 billion years ago, it means that the day on Earth ended in less than 19 hours. Why the Earth is spinning slowly? Because of course the gravitational pull of the moon, which is causing tidal friction, and it is slowing down the Earth's rotation. Then why are days getting shorter during this period? Because the scientists are saying that it is happening because of climate change induced surface variations. Melting ice sheets in Greenland and Antarctica is changing the ocean circulation. Movements are happening in inner molten core of the Earth. Seismic activities, wind speed, and shifting atmospheric gases, all these are leading to a faster spinning of our planet. So activities generally which push the mass towards the center of the Earth, they will fasten or they will make the rotation of the Earth faster. And the activities which pushes mass outwards from the core will slow down the rotation of our planet. And scientists are also saying that the Chandler wobble, which is a phenomenon in which the Earth's geographical poles has witnessed some kind of deviation, this phenomena also shortens the length of the day. Okay, and according to NASA, also changes in the wind blow or even the currents in the ocean can impact the spinning speed of the Earth. So what would happen if the Earth continues to spin faster on a sustained basis? Currently, since 1970s, we have added 27 leap seconds to our clocks to match with the rotation of the Earth. And if this trend reverses, which means that if Earth starts moving faster, currently we assume that Earth is slowing down with the passing time, but if this trend reverses, if the Earth actually starts moving faster, then we would have to introduce a negative leap second, which means that we would have to subtract seconds from our clocks, which would be terrible because we have not done it yet. Once we started adding these seconds, it created a ruckus for our software systems, and we do not even know, or we cannot even expect what would happen if we start subtracting these seconds from our clocks. Okay, so the next topic is Yuan Wang 5. So this topic is important for your security section. So India is closely monitoring the movement of a Chinese spy ship which will dock itself at the Hambantota port of Sri Lanka. So Sri Lanka is passing through a severe economic crisis, and that's why it is unable to stop these Chinese ship because the Hambantota port is being controlled by China. India, of course, has already lodged a verbal protest against the visit of this ship. And what is this ship? So this Yuan Wang 5 is actually a Chinese research and survey vessel. China uses these class of ships to track satellite, rocket, and even intercontinental ballistic missile launches. And it has about 7 of such kind of ships which are capable of operating throughout the Pacific, Atlantic, and
Indian oceans. That's why, of course, India is protesting, because we are fearing that this ship would be able to identify the assets or defense assets or even scientific assets of Indian mainland from this Hambantota port only. Okay, so these were our topics for today. Just download the weekly current affair compilation from our Telegram group also. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.